जैसे हमारा नॉर्मल मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इन द सिमिलर मैनर वी कैन डिफाइन एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है रेडियस क्या है? इट इज डिफाइंड फॉर पार्टिकल मूविंग इन कर्व पाथ। जो भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में कर्व पाथ में मूव कर रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम डिफाइन होता है मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ दैट सर्कल इन व्हिच इट इज रिवॉल्विंग। क्या? सो एंगुलर मोशन मूव, जब भी सर्कुलर मोशन कुछ होगा वी कैन डिफाइन सच काइंड ऑफ टर्म एमवीआर। सो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। क्लियर? Radius of circle. Is that okay? Yes, sir. Yes. लाइटिंग प्रॉपर है ना? ऐसा बहुत ज्यादा डार्क तो नहीं लग रहा है? टुडे आई एम टेकिंग लेक्चर फ्रॉम ऑफिस, सो ऑफिस इज ओपन नाउ फॉर सम टाइम एंड अगेन यू माइट हैव कलेक्टेड योर बुकलेट्स आल्सो। जिन बच्चों ने नहीं किया है कलेक्ट अपने मॉड्यूल्स बुकलेट्स, वो सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स, उनके कोई भी रिलेटिव्स या तुम खुद आ सकते हो। स्पेशली सीटी प्लस मेंस वाले बच्चे, उनका बुकलेट मे बी पॉसिबल कोटा से निकल गया, मे बी पॉसिबल 2 से 3 दिन में आ जाए। वो अब तक नहीं आए हैं तो इंदिरा नगर ब्रांच वाले अभी मत आना, मतलब 2 से 3 दिन का वेट कर ले। So can we come on first or second? Yes, you can come on any day between 11 to 3 at Saharanpur Center, अपना कुलकर्णी गार्डन सेंटर, राइट? Okay, sir. चलो कॉपी हुआ इतना? Yes. Sir, 1 minute, please. हेडिंग बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड्स मॉडल के पहले मुझे, अच्छा हमारा अभी फोटो इलेक्ट्रिक हुआ ही नहीं हुआ है? Okay. मैं फर्स्ट पैकेट की बात कर रहा हूँ ना कि फर्स्ट पैकेट आया है, फर्स्ट सेट आया है प्लेट्स का, सेकंड सेट अभी नहीं आया है। सो प्लेन्स क्वांटम थ्योरी का थोड़ा सा हमें रफ आइडिया होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग बोर्ड्स मॉडल। में रिकैप करा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू प्लेन्स क्वांटम थ्योरी, whenever any body, any substance absorb or emit energy, it always absorb or emit in the form of small packets or bundles. clear? ये एक बॉडी है, जब तुम इस पे एनर्जी फॉल करोगे so it absorbs energy in the form of small packets or bundles, and this is small packet of energy which is non breakable, which is non divisible, जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, this is called quantum, क्वांटम और फोटोन। क्लियर? इसे क्वांटा, क्वांटम या फोटोन कहते हैं। सो एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में एब्जॉर्ब एमिट होगी? स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में, एंड दैट पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा, क्वांटम और फोटोन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा?
energy of one quanta is basically h into nu hc by lambda. अब क्वेश्चन आता है सर ये h nu lambda क्या है? lambda is the wavelength of radiations, जिस रेडिएशन जो इस पे फॉल हो रही है, रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी एब्सॉर्ब एमिट हो रही है उसका वेवलेंथ lambda. c velocity of light, nu frequency, and frequency and wavelength can be related by this thing. यदि तुमने स्पेशली न्यू स्टूडेंट ने कुछ लेक्चर्स देखे होंगे, वीडियो लेक्चर्स, तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका होगा आपका, राइट? इज दैट ओके? सो न्यू को सी बाय लैम्डा लिखा। अब क्वेश्चन आता है एच क्या है? एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट which is equal to 6.626 10 to the power minus 23 joule into second. Value of Planck's constant in SI unit, ये Planck's ने सजेस्ट किया तो proportionality constant को Planck's constant बोल दिया। Energy is proportional to frequency, inversely proportional to wavelength. C velocity of radiation, velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Clear? So एक क्वांटा, एक फोटोन का एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? जो रेडिएशन से उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पर। इज दैट ओके पूरव? यस सर। चलो अब क्वेश्चन आता है सर इफ दे आर एब्सॉर्बिंग 2 photons 3 photons 4 photons तब क्या होगा? इफ दे आर एब्सॉर्बिंग 4 photons then energy of one quanta is h nu, energy of 4 quanta will be 4 times of h nu. So energy, total energy will be number of quanta into energy of one photon, n into h nu. Clear? So n hc by lambda, nu को लिख सकते हैं c by lambda. Is that okay? So total energy for n quanta where n is some whole number 1 2 3 4 5, जैसे कि पैकेट ब्रेकेबल नहीं है, हम या तो पूरा पैकेट एब्सॉर्ब करेंगे, पूरा पैकेट एब्सॉर्ब नहीं करेंगे। सो n नंबर ऑफ क्वांटा, h nu एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। क्या इतना क्लियर है हमें? अगेन थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट जिन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अटेंड नहीं किया था फोकस कर लेना। ये जो hc by lambda है, if you take h into c constant as 12400 wavelength in angstrom, तो ये जो एनर्जी आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। या तो एनर्जी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हिच इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी is 12400 upon wavelength in angstrom. क्लियर है इतना? अर्जुन, मधुरा, मिताली? मैं नहीं हूँ सर इंदिरा नगर बैच। अरे मैंने इन जनरल नाम लिया यार। ठीक है, 1.6 10 to the power minus 19 जूल। चलो, एनी डाउट टिल हियर? किसी को भी? नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर ब्रांच, फ्रॉम एनीवेयर? चले हम आगे। बोर्स मॉडल। ओके, अब ये एक ऐसा हेडिंग है 101% यहां से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। क्लियर? मिनिमम एक क्वेश्चन, या तो तुम फिजिक्स में ले लो या केमिस्ट्री में ले लो। दिस मॉडल इज इन देयर इन फिजिक्स आल्सो, मॉडर्न फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री आल्सो। सो दोनों में ही इंक्लूडेड है और एक क्वेश्चन बनता ही है मिनिमम यहां से। क्लियर? और इंटरेस्टिंग है काफी, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन है, फॉर्मूले हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सो बोर्स मॉडल में लास्ट जो मॉडल था हमारे पास, क्या हमने जे थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल देखा है डिटेल में? रदरफोर्ड मॉडल कर लिया है हमने? यस सर। यस सर। रदरफोर्ड मॉडल में बेसिकली
ये सजेस्ट किया गया था इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट रदरफोर्ड ने ये सजेस्ट नहीं किया व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हाट इज द वेलोसिटी स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सो उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू सजेस्ट नहीं किया था रदरफोर्ड ने कुछ भी। क्लियर? बोर्स ने वो वैल्यू सजेस्ट किया है। सो इसका एडवांटेज लास्ट मॉडल पे क्या है, एटम की स्टेबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, एटम के मैथमेटिकल रिलेशन रेडियस वेलोसिटी को सजेस्ट किया बोर्स। क्लियर? एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जब मैं मॉडल में पढ़ाऊंगा आगे तब समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो लास्ट मॉडल काफी कुछ ऐसा था बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन था, देयर वर नो मैथमेटिकल रिलेशन इन देयर। क्लियर? यहाँ पे हमें मैथमेटिकल रिलेशन काफी कुछ आएंगे, बट सबसे बड़ा इस मॉडल का ड्रॉबैक ये था ये सिर्फ कुछ ही टाइप के एटम्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं। वी कांट यूज बोर्स मॉडल फॉर एनी एटम, ऐसा नहीं कि सारे एटम के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ ही एटम्स हैं। कौन से एटम्स हैं? इट इज वैलिड फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयंस। आयंस की यहां पे ऐड कर लो, यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयंस। लाइक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, He प्लस 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक रिमूव। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, आई थिंक देयर इज पावर कट। चलो, सो बेसिकली यहां पर जो मॉडल सजेस्ट किया गया था सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए किया गया, हाइड्रोजन हीलियम प्लस Li2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 रिमूव कर दिए, B3 प्लस आउट ऑफ 4 3 हैज बीन रिमूव। So number of protons at the nucleus 1 2 3 4 5 and so on, protons we are not changing, we are changing only electrons। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन हमने सिस्टम से निकाल लिए, उसके लेवल था। तो क्वेश्चन आया बोर्स ने ऐसा क्यों सजेस्ट किया, व्हाई इट इज नॉट डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर He Li नॉर्मल एटम्स के लिए क्यों नहीं सजेस्ट किया। थॉट प्रोसेसिंग बोर्स का ये था, उससे सबसे सिंपल एटम लिया हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, उसको डिस्क्राइब किया और उसने फिर ये सोचा एग्जैक्टली ये इस एटम का जो हमने स्ट्रक्चराइज किया है, मॉडल बनाया है, उसको हम सारे एटम के लिए एक्सटेंड कर देंगे विद सम वेरिएशन। बट वो एक्सटेंड करता उसके पहले ही इससे बेटर मॉडल आ गया पिक्चर, जो इससे ज्यादा बेहतर था, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था एटम को। क्लियर? दैट्स व्हाई ये यहीं तक लिमिटेड रह गया और इन एटम्स के लिए आज भी इसे हम यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं बोर्स मॉडल। क्लियर?
electrons are revolving around the nucleus of an atom in circular orbit without losing any energy. So they are not losing energy. If they are not losing energy, means they are moving with a constant velocity, constant speed, at constant radius, constant distance from the nucleus. They are not collapsing to the nucleus. Clear? Nucleus की तरफ अटैक नहीं हो रहे, उनका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है. अब क्वेश्चन आता है, ये बोल तो दिया हमने बोर्ड्स में ऐसा कुछ होगा, बट इसे एक्सप्लेन कैसे किया, इसको प्रूव कैसे किया, वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट पोस्टलेट्स में. Second point, this orbit are numbered as 1, 2, 3, 4, K shell, L shell, M shell, N shell and so on. K, L, M, N shell के नाम दे दिए. These orbits have fixed radius and energy, hence they are also called stationary state. इन्हें stationary state भी कहा जाता है, और energy shell. Sir, Yes. sir, in the third point, what is written after radius and energy? These orbits have fixed radius and energy, hence they are also called stationary state. उनका energy fixed है, इसलिए उन्हें stationary fixed ऐसा कुछ कहा गया है, right? Is that okay? Yes, sir. Nucleus, first orbit, second orbit, third orbit, K shell, L shell, M shell, and so on. इनका energy fix होगा. अच्छा, basically, whenever we are talking about orbit, orbit is nothing but just a hypothetical boundary where electron can revolve. जहाँ पे electron revolve हो सकता हो. Clear? So hypothetical है, कुछ फिक्स ऐसा नहीं है. तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है हम उसे ऑर्बिट बोल देते हैं. क्या इसको देखकर कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? बोर्स मॉडल डिफाइन फॉर वन इलेक्ट्रॉन, और ये वन इलेक्ट्रॉन है, क्या लगता है वन इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, किस ऑर्बिट में रहेगा? K. Sir, K shell. Then sir, why are we defining Valence this orbit. जब बोर्स मॉडल एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो आपने सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा ही क्यों? हमें तो यूज ही नहीं है उसका कहीं. ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर होगा ये, बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहता है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, बट इफ यू सप्लाई एनर्जी to this electron, it may jump 1 to 2, it may jump 1 to 3, it may jump 1 to 7,
यदि हमने उसे एनर्जी सप्लाई कर दी फोटोन के फॉर्म में, उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी के पैकेट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो एक ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर सकता है। क्लियर? जनरली तो ग्राउंड स्टेट सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी में रहेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, बट वी कैन फोर्सफुली सप्लाई एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन टू जंप इनटू द हायर एनर्जी लेवल, राइट? तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम में भी इलेक्ट्रॉन इन सारे शेल में हो सकता है। क्वेश्चन आया, how many possible orbits are there in hydrogen? The answer will be infinite theoretically. We can have infinite orbit theoretically in any atom, in any hydrogen or any other atom, right? Generally electron revolves in first orbit, but it can jump to the second, it can jump to the third, it can jump to the fourth, कहीं भी jump कर सकता है, the energy supply. Clear है उतना? Yes, sir. Infinite orbit, practically we have some 8-9 orbits, मतलब वहां तक ले जाया जा सकता है, उसके ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। यस सर, तो एग्जाम में क्वेश्चन है तो इनफाइनाइट करना है क्या? यदि क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा है कि how many possible orbits are there in hydrogen, answer is infinite. How many possible orbits are there, तो इसका आंसर इनफाइनाइट है। ठीक है सर, ऑर्बिट्स भी एनर्जी एनर्जी देने से फॉर्म होते हैं क्या? ऑर्बिट्स मतलब बेसिकली तुम ऐसे इमेजिन करो, अर्थ रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है? कहीं से एक, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोला जाता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम, जो स्पेस में मूव करते करते कोलाइड होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रॉइड। Asteroid. कहीं से एस्टेरॉइड्स आया, बहुत बड़ा, अर्थ के बराबर का, अर्थ से थोड़ा बहुत छोटा बड़ा, वो आके अर्थ से स्ट्राइक होता है, अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। अर्थ पहले जिस रेडियस में मूव कर रहा था, जिस पाथ में मूव कर रहा था, क्या वो पॉसिबिलिटी अर्थ का एनर्जी और बढ़ जाए और ज्यादा लंबे पाथ पे मूव करने लग जाए? Yes, sir. यस तो सर। ऐसा कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देयर इज नथिंग लाइक बाउंड्री अराउंड द सन कि हाँ ये बाउंड्री है, ट्रैक बनाए, चलो अर्थ को इस ट्रैक पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो जहां पे मूव कर रहा है वो एक ट्रैक हो गया, इमेजिनरी ट्रैक, राइट? सिमिलरली इलेक्ट्रॉन को कहना चाहिए अब वो बाहर वाले पाथ पे मूव करने लग गए। गॉट इट? यस सर। यस सर। गुड। श्रेया, तेजल, क्लियर? Yes, sir. Excuse me, sir. यस। So is it possible for nucleus to absorb the photon? Nucleus can involve in the reaction, but not in the normal reaction. They can involve in nuclear reactions. Yes, nucleus can absorb some particle. I'm not saying कि वो photon absorb करे, but it can absorb some neutrino, anti-neutrino particle, neutrons, मतलब कुछ उससे भी ज्यादा energetic particles लगेंगे। Photon कम energetic होता है, क्लियर? तो एक न्यूक्लियस पे जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा, बट काफी हाई एनर्जी, और फोटोन एब्जॉर्ब भी करेगा। तो मैं बताता हूँ, गामा रेडिएशन व्हिच इज वन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी, तो जो हायर एंड पर आता है, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, उन्हें एब्जॉर्ब करे। Thank you, sir. बट इन जनरल 99.999% रिएक्शंस में यदि फोटोन सप्लाई करोगे तो न्यूक्लियस तक नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन तक लिमिटेड रहता है। न्यूक्लियस तक जाएगा भी तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा न्यूक्लियस, उससे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब इतनी इजीली नहीं करता है, हाईली स्टेबल होता है।
कॉपी करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना पूरा। Sir, are radius of the nucleus? आता हूँ उस पर भी। अभी मैं टाइम दे रहा था कि तुम कॉपी कर लो, बिकॉज सर वो सेकंड Q2 फिर होगा ना? Q2 आएगा। Q2 कैसे हो? लिखा है, तुम्हें क्या दिख रहा था? कुछ और दिखा था क्या? चलो देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा मैथमेटिकल रिलेशन है, समझना है हमें। whenever any body is moving in circular path, it always experience a force which act in radially outward direction called centrifugal force। हमेशा उसको एक फोर्स फील होगा जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से वी आर सिटिंग इन अ कार एंड द कार इज गोइंग इन कर्व पाथ। क्या हम ऐसा फील करेंगे कि हम विंडो पे बैठे हैं, तो हम यदि कार इस तरफ जा रही है तो हमें एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, हम थोड़ा सा विंडो की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ऐसा फील करेंगे हम? कुछ किया है लाइफ में कभी ऐसा फील? यस सर, यस सर। पक्का? Yes, sir. ठीक है। और कभी उस पे इवन जो झूले वगैरह होते हैं बड़े, जिसमें कुछ इस टाइप का मूवमेंट होता है, उसमें भी हम बैठते तो थोड़ा सा बाहर की तरफ एक फोर्स सा फील होता है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा, कितना बच्चे तुम में से एक्सेल वर्ल्ड गए हैं? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, सबसे हेवी जो भी झूले हैं मैंने वहीं पे देखे हैं। कितने बच्चे गए एक्सेल वर्ल्ड? एक ही स्टूडेंट गया है बस? No, no, sir. Come on, raise your hand. मतलब नासिक से तो मुंबई बहुत पास में है। ठीक है, चलो। मैं सबसे पहले गया था एक्सेल वर्ल्ड, मुझे याद है आज भी, जब मैं आई थिंक आई वाज 6-7 ईयर ओल्ड। मतलब तब मैं गया था मुंबई। गए थे हम पहली बार, मतलब मैं पहली बार गया था अपने पेरेंट्स के साथ। तो डेफिनेटली ऐसा था, मुंबई घूमने गए तो एक्सेल वर्ल्ड नहीं गए तो क्या गए। मतलब जब मैं छोटा था, मैं बता रहा हूँ 90s की बात, 87 मेरा बर्थ है, 92-93 में मतलब मैं 5-6 ईयर ओल्ड था। और उस टाइम पे एक्सेल वर्ल्ड का टीवी पे बहुत ऐड आता था। 2-3 मतलब बहुत ज्यादा चैनल्स थे नहीं, जो भी 3-4 अच्छे चैनल्स थे उस पर काफी ऐड आता था, स्पेशली जी टीवी का, क्योंकि शायद वो जी एंटरटेनमेंट का ही एक्सेल वर्ल्ड, तो उस पर ऐड आता था काफी। और ऐसा था, मुंबई गए तो एक्सेल वर्ल्ड तो जाना ही नहीं। तो सबसे पहले तब गया, फिर आई वाज इन मुंबई फॉर द 8 इयर्स, 2010 to 2018। तब मैं शायद 2 बार गया होऊंगा, मतलब 3-4 बार तो मैं गया हूँ। अच्छी जगह, अच्छा एंटरटेनमेंट है। एक और खुला है मुंबई और पुणे के बीच में, क्या नाम है उसका? थीम पार्क इमेजिका। इमेजिका, वो भी अच्छा है। इमेजिका कितने लोग गए वैसे? हैंड रेज करो।
5 बच्चे तुम कर क्या रहे हो यार? इतनी पढ़ाई कर रहे हो क्या तुम? मतलब 40 बच्चों में 5 बच्चे गए नहीं जी का, अब तक क्या करते हो? चलो अच्छी बात है। पेरेंट्स को अभी पेरेंट्स तो मना करते हैं सर। पेरेंट्स क्या मना, अभी तो 2 साल से तो खैर ठीक है, लास्ट ईयर से कोविड से। बट यदि नासिक से मुझे लगता है कोई घूमने जाता होगा तो मुंबई तो जाता ही होगा। नासिक वाले तो बहुत जाते हैं मुंबई, जितना मुझे पता है। मतलब जब कोविड सिचुएशन नहीं थी लास्ट ईयर के पहले, मतलब मे बी ऑलमोस्ट 2 वीक में एक राउंड मेरा लग जाता था। मतलब मेरे 8 साल में मानो फ्रेंड्स वगैरह काफी हैं, तो ऐसे घूमते फिरते 3 घंटे का रास्ता है। ठीक है, अच्छी जगह, थीम पार्क है। अब तो आई डोंट नो, बंद होगा काफी टाइम से। आयशा का मैसेज है। आयशा क्या लिखा है? आई हैव विजिटेड थीम पार्क इन दुबई, नॉट इन इंडिया। गुड। कौन सा थीम पार्क तुमने विजिट किया आयशा दुबई? Motion Gate, Warner Bros. World, IMG World. फिर से बोलो। There's Motion Gate, and then there's Warner Bros. And then there's IMG World. I think I have visited Ocean World. It is in the basement of some mall, right? Not quite, sir. It's like a whole building of its own. Okay. I went there in Dubai also 2 or maybe like 3 years back. तब कुछ जगह तो 4 दिन के लिए गया था, बहुत कुछ तो विजिट नहीं किया था। बट मुझे याद है ओशियन वर्ल्ड था, वो विजिट किया था। एक मैडम तुषार वो था। चलो ठीक है, अच्छी बात है। लाइक मुझे तो काफी शौक है घूमने फिरने का। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने फिरने एंजॉय करने जाना है, बट कहीं भी जाना है तो थोड़ा सा वहाँ का कल्चर समझना है, लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं। मतलब एक अलग अलग वर्ल्ड में इतनी सारे सिविलाइजेशन, इतने इतने अलग अलग तरीके से लोग जीते हैं। मतलब उनको देखना, उनको एक्सप्लोर करना, तो मुझे तो वो बहुत पसंद है। और ये भी बोल सकते हैं कि मतलब मुझे जो आज मैं टीचिंग फील्ड में, मुझे 2 चीजों का, लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्ट करना, तो मुझे काफी पसंद आता है। और मेरे टीचिंग फील्ड में होने का मेन रीजन भी यही कि टीचिंग में बहुत अच्छी बात है, मेरा जॉब ही है कि बच्चों से इंटरेक्ट करना है। ऐसा है, अभी तो तुम खैर ऑनलाइन मोड में हो, बट ऑफलाइन मोड में तो बहुत सारी बातें इधर उधर की सब कुछ क्लास में चलती रहती है। मतलब एक ऐसा लगता है कि हाँ चलो, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्लास में जाए तो पढ़ तो रहे, पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हम इधर उधर की और भी बातें हो रही है, हम हमारा एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तुम जैसे कोई बच्चा, आयशा शायद दुबई में रहती है, वहां से आई, या कोई बच्चा बाहर से भी आया, वहां का वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है ऑफलाइन में, डेफिनेटली, जो ऑनलाइन में हम मिस कर रहे हैं। बट ठीक है, होप ये कोविड सिचुएशन जल्दी से नॉर्मल हो, वैक्सीनेशन फुल फ्लैश में आ जाए और तुम्हें भी लग जाए, अंडर 18 वालों को भी। आई थिंक यू आर इन एज ऑफ 16 ईयर ओल्ड, राइट? 12, 11 प्लस 5, 16 ईयर होना चाहिए तुम्हारी एज सबकी, 5, 16 to 17। क्योंकि मैं 18 प्लस कब हुआ था? जब मेरा कॉलेज में फर्स्ट ईयर में चला गया था मैं, तब 18 हुआ था। ठीक है, नो इशू। बैक टू बोर्ड्स मॉडल, फिर बात करते हैं इन सब चीजों की। ऑफलाइन होगा तो और बहुत सारी बातें करेंगे फिर। So centrifugal force, whenever any body is moving in some circular path में it always experience a force in radially outward direction. Here that radially outward direction force is called centrifugal force and its magnitude is given by this formula mv square by r. Now what is r? R is, नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं, radius of सर्कुलर पाथ। क्लियर? आर क्या है? सर्कुलर पाथ का रेडियस है यहाँ पर। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पार्टिकल, वी इट्स स्पीड। सो इतना फोर्स वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर? अट्रैक्शन k q1 q2 by r square, कूलम्ब्स लॉ, q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। So Z atomic number is the number of proton. Charge of one proton is E plus Z. Q2 charge of electron minus E. Clear? So K Q1 Q2 by R square. यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन को डिनोट करेगा, मतलब वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन।
if both force get balanced by each other, then this electron always move in the circular path. It will not go inside the circle, it will not go outside the circle. यहाँ पर एक अंदर वाला फोर्स बाहर वाला फोर्स बैलेंस हो गया, यहाँ पर एक अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस हो गया. सो ये सर्कल से ना कभी अंदर जाएगा ना कभी बाहर जाएगा, फिक्स्ड स्टेशनरी रेडियस पे मूव करता रहेगा. इज दैट ओके? सो इन दोनों फोर्स को अब हम इक्वेट कर देते हैं. ये कॉपी करना है, मैंने मोड लिया है. मोड मींस मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना. फिर से स्टेटमेंट रिपीट करो सर, आपने क्या बोला? यस अर्जुन, फिर से रिपीट करो, आपने क्या लिया है? I have taken mode. Mode means magnitude. Negative sign is not considered because negative sign represent direction. एक आउटवर्ड एक इनवर्ड हमने डायरेक्शन एज्यूम करके दोनों को इक्वेट कर दिया. Is that okay? Yes. सर mv स्क्वायर और k क्या है इसके? Sorry, K क्या? ये वाला K क्या है, ये पूछ रहे हो? यस सर. ये K याद है, K कुछ हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में 1/4 पाई एप्सिलॉन, कुछ याद आया? लिखा था नहीं लिखा था? स्वराज, अदिति, रिया? यस सर, लिखा था. और सर m मतलब मास क्या सर? m मींस मास ना? M means mass. Is that okay now? Mass, speed, radius. फोर्थ नंबर आएगा, फिफ्थ आएगा? फिफ्थ.
देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दो मैथमेटिकल रिलेशन आए हैं हमारे पास. फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, फ्रॉम इक्वेशन 1. Here 1 r will cancel out, another r आ गया, kz square upon mv square. So r को यहां से उठा के अब सेकंड इक्वेशन में रख दो. इन सेकंड इक्वेशन mv equal to nh by 2 pi, mv as it is, r का वैल्यू पूरा ये रख दिया. क्या इतना समझ में आता है? क्या किया है हमने? दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. पहला इक्वेशन है कि mv square by r is equal to kz square by r square. सेकंड है mv r equal to nh by 2 pi. r यहां से निकाला और यहां पे रखा. ये मास कैंसल, वन वेलोसिटी कैंसल. वेलोसिटी को सेपरेट कर लेते हैं अब हम. वेलोसिटी यहां पे आया, वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई के e स्क्वायर इनटू z अपॉन nh. इज दैट ओके? चेक करो, कॉपी करो. थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बहुत टफ नहीं है सच. So can you please explain the derivation mv square upon r part again? कॉपी करो, चलो एक बार पूरा, फिर मैं बताता हूँ वापस. सर वो फाइनल फॉर्मूले में z अपॉन n है ना? mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू kz स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये एक r कैंसिल कर दिया, r आ गया kz स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर. इसको हमने रिप्लेस किया इसमें mvr इक्वल टू nh by 2 pi में. सो mv एज इट इज, r का वैल्यू पूरा का पूरा ये रखा, nh by 2 pi एज इट इज. मास कैंसिल हो गया, वन वेलोसिटी कैंसिल हो गई. वेलोसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, nh by 2 pi को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. सो ये 2 pi, ये 2 pi आ गया, ये k यहां पर आ गया, e स्क्वायर यहां पे आ गया, z बाहर ले लिया, h ये रहा और n ये रहा बाहर. सो अब क्वेश्चन होता है सर कुछ चीजें ब्रैकेट के अंदर, कुछ चीजें ब्रैकेट के बाहर, ऐसा क्यों किया गया है? 2 pi k e h they are universal constant, they will not change at all. बट एटॉमिक नंबर चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज हो सकता है. तो चेंज हो सकता था, वो बाहर ले लिया. क्लियर? सो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी का जो रिलेशन आया 2 pi k z e स्क्वायर अपॉन nh. इस कांस्टेंट का वैल्यू ऐसा यूनिट में होता है 2.18 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड z by n, which can be written as v naught z by n. ये जो कांस्टेंट है, जनरली जहां भी नॉट लिखते हैं ना, नॉट रिप्रेजेंट कांस्टेंट, v naught वेलोसिटी कांस्टेंट. क्लियर? सो v इक्वल टू दिस, v is proportional to z by n. So v is proportional to z by n, proportionality constant is v naught, which is in SI unit 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड. क्या इतना क्लियर है? Whatever I am writing in square bracket,
मतलब वो तुम्हें लर्न करना भी है, डेरिवेशन तो समझ में आना ही चाहिए, लर्न भी करना है उतना। क्लियर? यस आयशा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, so what's the difference between centrifugal and centripetal force? Both forces magnitude wise are same, the interpretations are different. Now the question is, sir, can you explain centripetal force? See, I can explain you centripetal force, but definitely you will get confused here if I am going to explain centripetal force. In physics, we have one chapter, circular motion. So in circular motion, you are going to study both centrifugal and centripetal. तो बेटर है उसको फिजिक्स के लिए छोड़ देते हैं. In chemistry, we just need to use centrifugal, right? Yes, sir. चलो अब हम आते हैं रेडियस. हमने वेलोसिटी तो निकाल ली, अब रेडियस क्या होगा? रेडियस को देख लेते हैं हम. रेडियस इक्वल टू k z स्क्वायर अपॉन m इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है, अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर था. जाओ, क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पर? सही क्या था ना, k z स्क्वायर बाय m स्क्वायर. हाँ ठीक है, हम यहाँ पर वेलोसिटी स्क्वायर कर देते हैं. k z स्क्वायर बाय m एज इट इज वेलोसिटी का स्क्वायर. सो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे n स्क्वायर बाय h स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर, दैट इज 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e टू द पावर 4. 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e टू द पावर 4, n स्क्वायर h स्क्वायर और एक z स्क्वायर हो रह गया ना यहाँ पर, ये z का स्क्वायर. चलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? k, one of the k is cancel out, one of the z will cancel out, e स्क्वायर पावर 4 था तो यहाँ पे पावर 4 का पावर 2 बचेगा. फाइनली r का रिलेशन आएगा h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर. 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर n स्क्वायर अपॉन z. खुद से एक बार ट्राई करोगे ना तो चीजें समझ में आएगी कि क्या किया है. जस्ट सिंपल सा रीअरेंजमेंट है, कुछ और नहीं. सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर, which can change, which can vary, they are outside the bracket. इन सबका वैल्यू पुट करोगे आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम. n स्क्वायर बाय z 0.529 10 to the power minus 10 मीटर n स्क्वायर बाय z. इस पूरे को हमने कांस्टेंट r नॉट लिखा, जैसे यहाँ पे v नॉट रिप्लेस किया. r इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाय z, where r नॉट इज कांस्टेंट. सर e की पावर क्या है जो दोनों बॉक्स है उसके बीच में जो लिखा है उसमें? e स्क्वायर नहीं सर, मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर 4 है जो कैंसिल हुआ था बेसिकली. पावर 2 पावर 4 तो पावर 2 बच गया. ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर. Sayan Darbar, Prasanna, is that okay? Yes, sir. Yes, sir.
velocity and radius of first and second Bohr orbit of hydrogen and helium plus. Question is clear? कितने आंसर रिपोर्ट करने तुम्हें इस क्वेश्चन में? क्या सर? कितने? अंकुर कितने आंसर रिपोर्ट करने हैं? वेलोसिटी रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट, वो आंसर ये देखो। हाइड्रोजन का वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन का वेलोसिटी सेकंड ऑर्बिट, दो आंसर। हीलियम प्लस का वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम प्लस का वेलोसिटी सेकंड ऑर्बिट, 4 आंसर। और सिमिलरली 4 रेडियस के, तो 8 आंसर आएंगे। हिंट है रेडियस का तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो और वेलोसिटी का ये वाला यूज करो। 2.18 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड z/n। चलो जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, 8 आंसर्स। सर एन की क्या वैल्यू डालेंगे? एन क्या था बताओ मुझे, व्हाट इज एन? ऑर्बिट नंबर। जब फर्स्ट बोर ऑर्बिट दिया है तो n1, जब सेकंड बोर ऑर्बिट दिया है तो n2। क्लियर? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर 2। यस। Rutuja Bhandari messages, sir, how do we choose formula? As of now, in this chapter, in this model, we have seen 2 formula mainly, velocity and radius. अब मैंने यहाँ पे velocity और radius पूछा है तो सोचना ही नहीं। अच्छा, यदि तुम्हारा क्वेश्चन इन चारों में से कौन से चूज करें ये क्वेश्चन है, सो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा ऑप्शंस पर। मुझे नहीं पता ऑप्शंस किस यूनिट में, इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया कि तुम रेडियस के लिए ये वाला, वेलोसिटी के लिए वाला। सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट इन एग्जाम यू ऑलवेज हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट? अच्छा, वन मोर इन्फॉर्मेशन, संडे जैसा हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था केमिस्ट्री का टेस्ट तो है ही, बट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे टाइम टेबल में भी लिखा हुआ है। सो ऑलरेडी टाइम टेबल में मेंशन है, वी हैव कंप्लीट फुल टेस्ट फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 180 मार्क्स, 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, 720 मार्क्स। ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग में हमें जितना आता है उतना सही है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अटेंड करते ही चले जाना है। सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री कवर्ड टिल टुडे, जहां तक आज कवर हुआ है लास्ट लेक्चर तक। हर थर्ड संडे मेजर टेस्ट होगा, तो मेरा सिलेबस जो भी लास्ट लेक्चर हुआ होगा उससे पहले तक उतना आएगा बस। इज दैट ओके? मतलब अभी जो सीखा वो भी ना? हाँ, मतलब जितना संडे के पहले 2 से 5 तुम्हारा टेस्ट, 2 बजे के पहले जितना पढ़ा दिया हो, 159 तक जितना पढ़ाया वो टेस्ट में रहेगा। डेफिनेटली मेरा संडे को तो लेक्चर है नहीं, इवन कल भी नहीं है, तो तुम मेरे पास आराम से 2 दिन का गैप है। और कहां पे एग्जाम होगा, ये ग्रुप पर प्रॉपर्ली तुम्हारा पोर्टल आएगा। पोर्टल पे तुम जब क्लिक करोगे लिंक सेंड कर दी जाएगी, तुम्हारा आईडी पासवर्ड भी शेयर किया जाएगा तुमसे कि आईडी पासवर्ड क्या हो। क्लियर? तो एग्जाम्स कहां होगा, एवरीथिंग विल बी पोस्टेड ऑन ग्रुप। 2 बजे का एग्जाम तुम 2:15 तक स्टार्ट कर सकते हो, शायद 2:20 तक, 15 से 20 मिनट लेट स्टार्ट कर सकते हो, बट उससे ज्यादा लेट नहीं कर पाओ। तुमने 2:15 पे स्टार्ट किया तो 5:15 पे खत्म हो, बट बहुत लेट स्टार्ट ऐसा नहीं है ना कि तुम 2 का एग्जाम 4 बजे स्टार्ट कर। और अगेन ये एग्जाम्स बिल्कुल मैटर नहीं करते इनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या हो रहा है। फर्स्ट एग्जाम, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम देने, अभी टेस्ट देने, ये सिर्फ तुम्हें अपने आप का एनालिसिस करने के लिए कि हमने क्या सोचा था, हमने क्या गलत सोचा, क्या गलत तरीके से पढ़ा। नाउ व्हाट वी नीड टू मेक करेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 वीक, दैट थिंग रियली मैटर। मार्क्स डजंट मैटर इन फर्स्ट टेस्ट, इतने मार्क्स से बिल्कुल मैटर नहीं करता, ना हमारे लिए ना तुम्हारे लिए। डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी हैव टू पोस्ट रिजल्ट ऑन द ग्रुप, बट वो रिजल्ट बिल्कुल भी इसलिए पोस्ट नहीं किया जाता है कि तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करो। 40 बच्चे हैं, एक का रैंक 1 होगा, एक का 40 भी हो, तो वो मैटर इसलिए नहीं किया जा रहा कि तुम अपने आप को कंपेयर करो किसी से, या डिप्रेशन में चले जाओ, पहले टेस्ट में 200 नंबर आ गए, 100 नंबर आ गए। ऐसा होना है, बहुत सारे बच्चों का होना है। 100 नंबर भी आएंगे, 200 भी आएंगे। और क्यों आएंगे ये भी मैं बताया तो, क्योंकि सर 180 में से हमारे 40 क्वेश्चंस नेगेटिव हो गए, 50 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए,
नेगेटिव मार्किंग के यू आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस। तो जब हम यूज्ड टू नहीं है तो हम बिल्कुल सोच समझ के करें। नेगेटिव मार्किंग हमें जहां पे लग रहा है क्वेश्चन नहीं परफेक्टली जाने छोड़ दे, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और बिल्कुल मार्क्स मैटर नहीं करते हैं कितने आ रहे हैं, मैटर ये करता है। Negative marking means how? मैंने वैसे तो ग्रुप पे पूरा पोस्ट किया है। For each correct question you will get +4 marks. For each wrong answer attempted you get -1 marks. For not attempting any question 0 marks, right? Okay, sir. चेक करो फाइनल आंसर्स।
Is that okay? चलो कोई डाउट यहाँ तक? No doubt, sir. I'll post homework on the group itself here. और अगेन जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने यदि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखी प्रीवियस लेक्चर्स की, वो देख लें। फिर एक दिन जब भी लगेगा तुम्हें तो मुझे बता देना, उस दिन एक सेशन 2 घंटे का लेकर मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट? Shall I end the session now? Yes, sir. Yes.